चिराग के बारे में एक बात और कही जाती है, मैं सारे बयान पढ़ रही थी रिसेंट के कि मैं देखूं चिराग पर किसने क्या कहा है। कोई भी एक नेता ऐसा नहीं मिला विपक्ष का जो चिराग पर डायरेक्ट अटैक करे या पर्सनल अटैक करे या अग्रेसिव हो जाए। हाँ, तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पहले जरूर आपको अपना भाई बताया था और आपको सलाह दी थी गठबंधन धर्म को निभाने की। ऐसा क्या है चिराग पासवान में? क्या मौसम वैज्ञानिक के बेटा होने का प्रभाव है या सारे दरवाजे खुले रखना चाहते हैं? बात दरवाजे खुले रखने की नहीं है, मेरे खुद के संस्कारों में नहीं है। मैंने खुद आज तक कभी भी, आप इतिहास के पन्ने पलट के देखिएगा, मैंने भी कभी किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने कभी नहीं की और मैं कभी भी इस बात का पक्षधर नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी से मेरा लंबे समय तक विवाद चला। 2020 में मैंने चुनाव अकेले लड़ा, उनके सामने लड़ा, तब भी जहाँ एक तरफ मैंने उनकी नीतियों का ज़रूर विरोध किया था, बट जब भी वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पे मिले हमेशा उनका पहुँच होकर आशीर्वाद लेना, वो आदर सम्मान। और मैं राजनीति में अभी युवा हूँ, छोटा हूँ, मुझसे कई अनुभवी नेता मेरे इर्द गिर्द हैं, उनको सम्मान देना जहाँ मेरे संस्कारों में है, वहीं मेरी राजनीति ये कहती है कि आप नीतियों का विरोध कीजिए, बट किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मैं कभी भी इस बात का पक्षधर नहीं रहा। राजनीति में मर्यादा का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मैं मानता हूँ कि भारतीय तमाम भाषाओं का शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। मैंने कभी अमर्यादित होकर किसी के बारे में नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो शायद अगर किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की तो शायद उसका कारण ये भी रहा। और एंड राइटली सेड, मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे पिता भी इसी चीज़ के लिए जाने जाते थे। उनके भी एक क्रॉस द पार्टी लाइन बहुत खूबसूरत अच्छे रिश्ते थे, बट जब सदन के पटल पर विरोध करना होता था तो मर्यादित शब्दों में कड़े से कड़ा प्रहार वो करते थे। अब देखिए, महागठबंधन में तो अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप लोगों में सीटों का बंटवारा हो रहा था तो सबसे ज्यादा हेडलाइन चिराग पासवान ने बटोरी। अब कुछ हेडलाइन मैं आपके सामने रख दूं। चिराग ने एनडीए में लगा दी आग, चिराग को अपनों की ही नजर लग गई, चिराग की डिमांड से नीतीश कुमार हुए आग बबूला। ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट था, जब आप पढ़ते थे, देखते थे न्यूज में, तो क्या लग रहा था आपको? क्या चिराग उस वक्त महसूस कर रहे थे कि मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूं या ये गलत नैरेटिव जा रहा है? मुझे पता नहीं, जब आपकी खामोशी आपसे ज़्यादा बोलने लगती है वो अच्छी परिस्थिति होती है कि गलत परिस्थिति होती है, मैं फ़िलहाल इसका आंकलन नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने इस नियम को हमेशा अपनाया है कि नेगोशिएशंस के दौरान मैं हमेशा खामोश हो जाता हूँ। मैं ना के बराबर मीडिया इंट्रैक्शंस उस वक्त करता हूँ, और ये आज से ही नहीं, मैं हमेशा से करता आया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब नेगोशिएशंस होते हैं, कई उतार चढ़ाव से आप जाते हैं, कई बार हो सकता है बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ बहस हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, गुस्से में आप कभी कोई बातें कह जाएं, तो कुछ हो जाए, मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स कई बार हो ही जाते हैं। भाई अब मैं भी तो अपने नेता के लिए लड़ूंगा ना, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा। बट स्वाभाविक है एट द सेम टाइम, अगर आपका कोई सिटिंग है और मैं उस पर दावेदारी करूं, आप भी अपने पक्ष को आप रखेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत सकारात्मक चर्चा का हिस्सा है। पॉजिटिव डिबेट्स ऐसी होती हैं और ये होनी भी चाहिए। तो जब ये हो रही होती हैं तो उस वक्त मैं बहुत अपने आप को नियंत्रित एंड काम एंड कंपोज रखना चाहता हूँ। मैं मीडिया में आके कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता जो 4 दिन के बाद में उसको लेके मैं रिग्रेट करूँ कि भाई मैंने क्यों ऐसा कह दिया। कई बार लोग इसको दबाव की राजनीति मानते हैं कि भाई आप मीडिया में आके जब ऐसे बयान देते हैं तो आप थोड़ा प्रेशर बिल्ड करते हैं, आपको करना चाहिए। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि उस वक्त खामोश हो जाना चाहिए। इवेंचुअली आपको पता है ना कि करना क्या, या तो गठबंधन छोड़ना है तो जो बयान देना आप बोल के आप चले जाइए, नहीं तो बाद में यही बयान आपका पीछा करते हैं और फिर आपको असहज करते हैं जब आप उस सहज परिस्थिति में आ जाते हैं गठबंधन के भीतर। तो मैं ऐसी किसी परिस्थिति में जाना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूँ। बट मेरी खामोशी इतने हेडलाइंस बना देती है, मेरा घर से निकलना, घर पे रहना, आना जाना, बॉडी लैंग्वेज, मीडिया को इग्नोर करना। आई नो, मतलब दो आई हैव नेवर बीन अ गुड एक्टर, बट नाउ आई थिंक इस बार तो मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी रीड की गई है कि अब अगली बार मैं शायद उस पर भी मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा कि भाई बंद कमरे के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कभी हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, कभी कभी बहस होती होगी, आप सीटों को लेकर अपनी बात रखते होंगे। सबके जहन में ये प्रश्न है कि क्या हो रहा था एनडीए के अंदर, क्योंकि बहुत सारी खिचड़ी पक रही थी। कभी चिराग के बारे में बात होती थी और जब बात बन गई तो दो आपके प्लेयर मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी। उस वक्त क्या चल रहा था? मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, चल तो खैर बहुत कुछ रहा था, बट जितना मीडिया में चल रहा था उतना अंदर नहीं चल रहा था। बहुत एमिकेबली ही मैं बोलूँगा, सीटों का बंटवारा हो गया।
सबसे पहले तो मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि मैं कतई नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़ें। देखिए, हम लोग चुनाव गठबंधन के भीतर नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग को बाहर चुनाव लड़ना है। यहाँ पे किसको कितनी सीटें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं वो हार और जीत तय नहीं कर रही है। विधानसभा में किसको कितनी सीटें मिल रही है नहीं मिल रही है वो हार जीत तय करेगी। तो एट द सेम टाइम जब महागठबंधन के घटक दल जब 100-125 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। जब वो 100 पे लड़ेंगे, स्वाभाविक है जदयू भी 100 पे लड़ेगी या उससे ज़्यादा ही उस वक्त लड़ने की बात हो रही थी। तो जब 100 सीट पे ये दोनों आ ही गए तो बची कितनी, 40-42 सीटें ही बची हम लोग के पास। 40-42 सीटें 3 सहयोगी में बांटनी थी। सिंपल सा फॉर्मूला था कि भाई एक फॉर्मूला तय कर दीजिए कि एक लोकसभा पे कितनी विधानसभा, 6 का आंकड़ा मोटा मोटी सेट हुआ। बट उसके बाद मुझे पता चला कि 101 उधर जा रही हैं, 6 के बाद भी मेरे पास फिर भी 29 ही बच रही हैं, 6 पंजे 30 होनी चाहिए थी। बट जैसे ही 29 मेरे सामने आया तो मैं खुश इसलिए हो गया क्योंकि मैं संकेतों में 29 उधर से आया। हाँ, तो मैं संकेतों में मैं बहुत बिलीव करता हूँ एंड बिकॉज मैं मेडिटेट बहुत करता हूँ और मैनिफेस्ट करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि साइंस कई बार आपको इशारा देते हैं। अभी मैं संजोग नहीं हो सकता कि मेरे पिता ने आज से ठीक 20 साल पहले 2005 में 29 विधायक ही जीत कर लाए थे और एक बार फिर 20 साल के बाद मुझे 29 विधायक जिताने का मौका मिला। सो आई थॉट कि कहीं ना कहीं पापा का आशीर्वाद है तो बहुत खुशी हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुश्किल नहीं हुई कोई? कहीं नहीं हुई। और उसके बाद जो सीटों के चयन की बात आ रही थी कि भाई जदयू ने मेरी सीटों पे प्रत्याशी उतार दिया, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। मुझे 29 सीटें दी गई। मुझसे एक बफर पूल मांगा गया कि भाई आप 35-38 सीटों का एक पूल दे दीजिए, अगर उसमें से नहीं हुआ तो फिर आप 15 और सीटों का पूल दीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 38 सीटों का पूल दिया, उसमें से मेरी 29 सीटें छन के आ गई। मेरा काम उसी वक्त हो गया था। अब तो उसके बाद मुझे पता चला कि शायद मेरी सीटों पे घटक दलों में से और किसी को शायद चाहिए थी ज़्यादा उस पर। बट वो चर्चा मेरे सामने नहीं आई क्योंकि भाजपा नोडल बॉडी की तरह इसको नेगोशिएट कर रही थी। तो मैंने भी कोई पैरेलल चैनल्स खोलने की ज़रूरत नहीं समझी।